नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी का जो प्री है दिसंबर में, अब तो दो एग्जाम है आपके पास लगातार 6 महीने में। तो अभी आपने ये चीज महसूस करी होगी कि एमपीपीएससी के एग्जाम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब एमपीपीएससी ऐसे वन लाइन फैक्ट वाला एग्जाम नहीं रह गया कि आपने एक लाइन क्वेश्चन की करी और एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अब वो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि यूपीएससी पैटर्न की ओर दौड़ने लगाने लगा है। ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। तो अभी हमने भी यही सोचा है कि कम से कम जो एमपीपीएससी की यूनिट 1 to 10 है, उसमें आपको अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज दें, जिससे आपको समझ पड़े कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें किस नेचर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे आप, और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो आज का ये वीडियो यूनिट 10 का उसी से संबंधित है। और देखिए कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कम से कम आपको जो है वो एक सही तरीके से अप्रोच बेस्ड जो है वो तैयारी जो है वो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या प्रश्न आपके लिए चुने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे सामने हमारे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 24 जनवरी 1994 को संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त नियम बनाए गए? इन मध्य प्रदेश ऑन January 24, 1994, the state election commissioner service condition rule were made by the governor। मतलब सिंपल से लॉजिक, इसको आप एक ही में पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। सरल सा प्रश्न पूछा गया है कि भाई वो संविधान में कहा। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल याद करके चले जाते हैं। पहले तो मैं इसका आंसर कर दूं कि इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल जो है वो 243 के 2। ठीक है। अब इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल ये है क्या। एक्चुअल आपको मालूम होगा कि जब मतलब एल एम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए, तो हर राज्य ने जो है वो अगर कहा जाए, मतलब उसके बाद संसद ने जो है वो अगर कहा जाए जब ये कानून बना दिए, तो हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर जो है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए लॉ बनाना शुरू किया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है वो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया, मतलब उसको जो है वो राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी 24 जनवरी यहाँ पर 1994 को, ध्यान से है ना। और 24 जनवरी के बाद उसको लागू कर दिया गया 25 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को वो लागू हो गया था। 24 जनवरी को यहाँ पर अगर कहा जाए राज्यपाल की स्वीकृति मिली, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर इसके लिए, ऑफ द गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर। और कम इनटू फोर्स अगर आ जाएगा या गजट में पब्लिश कब हुआ, तो 25 जनवरी को जो है वो गजट में जो है वो पब्लिश हो गया 1994 ना 95 में। अब ये जब मतलब अगर कहा जाए हमने ये एक्ट बनाया, तो इस एक्ट में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को जो है वो देखा। बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। सबसे पहले तो हम यहाँ गए 243 के। ठीक है, दो जगह पंचायत मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोविजन है। एक है 243 के में, जिसमें पंचायत के इलेक्शन के बारे में जो है वो बात की गई है, और एक है 243 ZA में, जिसमें म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन की बात की गई। बट इलेक्शन कमीशन बनेगा कैसे, उसके लिए क्या प्रक्रिया होंगी, वो क्या काम करेगा, किसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, ये सब बातें उन्होंने पंचायत वाले सेक्शन के अंदर ही डाली यहां पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि 243 के, ये 2 को पढ़िए, तो इसमें लिखा है ना, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, द कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ द ऑफिस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शेल बी सच एज द गवर्नर में बाय रूल डिटरमाइन। तो अभी कुछ साल पहले एमपीपीएससी में प्रश्न आया था कि जो है वो अगर कहा जाए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 243 के 243 जेड है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो कह रहे जेड ए में भी। अरे जेड ए में प्रोविजन नहीं है यार। जेड ए में तो ये केवल ये लिखा है कि अगर म्यूनसिपालिटी के चुनाव होंगे तो जेड ए के तहत करेगा, उसका गठन तो इसी के तहत होता है, 243 के तहत ही पूरी प्रक्रिया है उसकी। तो इसके लिए ओरिजिनल जो एक्ट है ये मैंने लगाया। तो आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टा मतलब के खंड 2 यानी कि सब क्लॉज 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये तो मैंने छोटा सा इसका एक पार्ट लगा दिया। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो है अगर कहा जाए आप किसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे। जैसे अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा मिलेगा कि यार हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर आप किसको बनाओगे? कहीं नहीं लिखा मिलेगा। यहाँ मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ आपको जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये एक आपके आपके लिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहरित नहीं होगा, तब तक आहरित नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम
2 वर्ष तक भारत सरकार के, ठीक है, अपर सचिव, अपर मतलब एडिशनल सेक्रेटरी का पद धारण नहीं किया हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य जो है अगर कहा जाए ऐसा पद धारण नहीं किया, मतलब उसमें क्लॉज डले। जैसे कोई बच्चा पूछता है ना कि यार कितने समय के लिए अपॉइंट होगा सर, 6 साल के लिए होगा, 65 वर्ष के लिए होगा, कि 62 वर्ष के लिए होगा, कहाँ पढ़ोगे जाके, इस रूल में पढ़ोगे, पूरा लिखा हुआ है कि क्या है। तो अभी हमारे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा मतलब अगर कहा जाए सिस्टमेटिक पैरामीटर आया कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट पास हुआ, ठीक है, यानी गवर्नर की स्वीकृति मिली 24 जनवरी 1994 को। उसको 25 जनवरी को, आप ऐसे कैसे लिखिएगा, 25 जनवरी 1994 को जो है वो गजट में पब्लिश किया गया, राजपत्र में, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हो गए। 24 ही जनवरी को जो है अगर कहा जाए ये रूल बनाए गए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रूल जो है वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए, 24 जनवरी को ही बनाए गए। और ये रूल बनाने के बाद हमने बकायदा जो है अगर कहा जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए एक प्रोविजन नोटिफिकेशन जारी किया। तो हमने 1 फरवरी 1994 को हमने नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई हम ये जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो का गठन कर रहे हैं, ये प्रोविजन जो यहाँ दिए हैं इसके तहत। और फाइनली अगर कहा जाए कि ये नोटिफिकेशन तो जारी हुआ 15 फरवरी 1994 को स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट हो गया, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसका गठन कर दिया गया। और 15 फरवरी को ही अगर कहा जाए एनबी लोहानी को पहला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया, लोहानी को, ये यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एक पूरी प्रक्रिया, मतलब क्या होता है, हम अगर अधूरा पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो है वो बहुत उलझने होंगी। 15 फरवरी को ही जो है वो एनबी, मतलब ये वाली बात हो गई अपने की 15, अब एनबी लोहानी बने, क्या काय के लिए बने कि भाई पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के सिस्टमेटिक इलेक्शन कराओ, सिस्टमेटिक इलेक्शन कराओ। तो सिस्टमेटिक इलेक्शन के लिए इसीलिए 1994 में ही मध्य प्रदेश में पहले इलेक्शन, ये हमेशा याद रखिएगा। हालांकि वो इलेक्शन जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि वो नवंबर में हुए थे, ठीक है, यानी 24 नवंबर से 27 नवंबर तक वो इलेक्शन चले थे 1994 में, पहले जो इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में इस एक्ट के बाद, वो भी मैं लिख देता हूं कि 24/11/1994 से 27 तारीख तक, 27 नवंबर तक वो इलेक्शन चले थे। ऐसा ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड फेस है, ये कुछ भी रटने वाला नहीं है, बस ये कि हम उलझा के पढ़ते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन में कितनी चीजें छुपी हुई होती है हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हैं। और एमपीपीएससी को भी कई बार गलत कह देते हैं कि वो गलत को, अब आपको समझ पड़ेगा कि क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे गठन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से, हमने इसमें क्या करा है, इस जो यूनिट है इसमें हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन लिया है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन, जिससे आपको समझ पड़ेगी क्वेश्चन का नेचर क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 324(4) के तहत लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन के पहले निर्वाचन आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक आयुक्त, ये याद रखिएगा, ये इस बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रीजनल, अभी जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होना है या अगले साल जो जनरल इलेक्शन होना है उसमें रीजनल कमिश्नर की जो है वो आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल सही है। हालांकि ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी नियुक्ति होती है ना, जैसे ये इलेक्शन हो जाते हैं फिर इनको हटा देते हैं, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ठीक है, डिलिमिटेशन करते हैं ना, कोई भी, जैसे अगर मान के चलिए कोई कॉन्स्टिट्यूटेंसी, अब यहाँ ज्यादा जनसंख्या, जैसे यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूटेंसी है, ये 2 कॉन्स्टिट्यूटेंसी ने, ए है और ये बी है। अब यहाँ जनसंख्या है 5 लाख और यहाँ भी जनसंख्या है 5 लाख। अब कुछ साल के बाद यहाँ जनसंख्या हो गई 10 लाख और यहाँ हो गई 6 लाख, यानी 16। तो डीलिमिटेशन करेंगे ऐसा कि दोनों में 8-8 चली जाए, मतलब इस तरह से प्लान करते हैं। इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाता है इलेक्शन कमीशन। तो ऐसा कोई डीलिमिटेशन हो रहा हो या अगर कहा जाए कि उसने कोई लॉ बनाया हो तो उसको आप चैलेंज जो है अगर कहा जाए नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सेक्शन गलत है, ये सेक्शन गलत है, ये 329(a) में ये प्रोविजन दिया गया है ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये, मतलब अगर कोई पूछेगा कि कहाँ है तो 329(a) में है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो ये वाला देख लीजिए जिससे आपको समझ पड़े कि प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये लिखा 329(a) जो है वो अगर कहा जाए ये ए, अनुच्छेद 327 से 28, 327-28 का मतलब समझ लो, अगर संसद बनाएगी ऐसा कोई लॉ इलेक्शन रिलेटेड कोई भी विधि बनाती है तो वो 327 के तहत, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो अगर कहा जाए का जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है तो 328 के तहत। जैसे मान के चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया 1951, है ना, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी ना उसके प्रावधानों के तहत।
तो वो किस किस अनुच्छेद के तहत बनाया होगा? वो 327 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है वो, अगर कहा जाए, संसद ने जो है वो बनाया होगा। ये भी याद रखिएगा। ऐसा ही कोई कानून अगर हमारी मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी तो 328 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें दी गई पावर के तहत बनाएगी। तो ये है कि ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे। अब इसका मतलब समझिए, अब इलेक्शन कमीशन के डिसीजन जो होते हैं, जैसे उसने कहा कि भाई इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर कर दी, अब आप न्यायालय नहीं जा सकते कि साहब ये तारीख तो गलत डिक्लेयर करी, अभी फलाना त्योहार है। उसने डिलिमिटेशन में कोई एरिया जो है उसको किसी दूसरी विधानसभा में डाल दिया। इन सब में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। लेकिन इलेक्शन में सपोज मान के चलो कोई धांधली होगी, आपको लगा कि कहीं कोई जो है वो माल प्रैक्टिस हुई, मतलब कोई कहीं ठीक तरीके से इलेक्शन हो, तब आपको न्यायालय जाने का अधिकार है। तब आप सबसे पहले हाईकोर्ट जाओगे। ये ध्यान रखना है ना, विधानसभा और संसद के जो चुनाव होते हैं उनको हाईकोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, और हाईकोर्ट की अपील को सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे। जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस जो है वो, अगर कहा जाए, राजनारायण वाला केस था, तो उसको कहते हैं ना राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राजनारायण जो थे, उन्होंने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया इंदिरा गांधी के। तो वहां प्रश्नगत है, वहां आप न्यायालय में जा सकते हो अगर इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को न्यायालय में चैलेंज नहीं करोगे कि साहब वो इलेक्शन आज जो है वो मध्य प्रदेश में 3 तारीख को आचार संहिता क्यों लगाई, 10 अक्टूबर को लगाना था, है ना, वो नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? तो ये दोनों जो है वो मैंने बता दिया। हाँ, अब बाकी दो भी और देख लेते हैं। ये मतलब दूसरा कैसे गलत हो गया, अभी आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये तो सही है। तीसरा सही क्यों है? संविधान के अनुच्छेद 356, अब आपको मालूम है 356 क्या है? ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। अब राज्य में आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, कोई अनंत काल के लिए तो नहीं लगा लोगे। तो जब आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हो तो राष्ट्रपति स्टेट इलेक्शन कमीशन से, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी बात करता है, यार बताओ अब ये जो है वो राष्ट्रपति शासन हम हटाएंगे, प्रेसिडेंट रूल, क्या इलेक्शन हो जाएंगे कंडक्ट? अब वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, नहीं सर, अभी तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है राज्य में, अभी तो हम इलेक्शन कंडक्ट कराने की तैयारी में ही नहीं कर पाएंगे, आप एक काम करो थोड़ा और बढ़ा दो। तो ये इलेक्शन कमीशन की एक एडवाइजरी पावर भी है। वो प्रेसिडेंट को सीधे एडवाइस कर सकता है, और प्रेसिडेंट उससे सलाह ले भी सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि यार कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। उन्होंने कहा साहब अभी तो थोड़ा मतलब सिचुएशन अच्छी पैनिक है, अभी कंटिन्यू रखो आप। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी अगर कहा जाए कि सही है। दूसरा, कि संविधान के अनुच्छेद 324(3) के तहत, ठीक है, जब निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त, अब आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, 3 मेंबर बॉडी, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो जब अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसकी तरह काम करेगा? अध्यक्ष की तरह। ये भी सही है। अब प्रश्न कैसे आते हैं, आपसे पूछेगा कि जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन विल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये प्रावधान किस आर्टिकल में? अब दिमाग खराब हो जाता है, अध्यक्ष के बारे में तो कभी ध्यान नहीं दिया। तो होता क्या है कि हम आर्टिकल तो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के बारे में गाइडों से उठाकर, या कहीं भी जो है वो अगर कहा जाए पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329, और उसको भी कहां से पढ़ रहे हैं? ऊपर ऊपर, मतलब उसकी सबसे बाहर की आउटलाइन, मतलब भाग इतना कर लिया कि जो है वो अगर कहा जाए पार्ट 15 कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो अगर कहा जाए इलेक्शन से संबंधित है। अंदर जाने की इच्छा ही नहीं रखते। जब अंदर जाने की इच्छा नहीं रख रहे, तो अब एग्जाम वाला तो हर साल एक ही एक चीज तो नहीं उठाएगा ना, उसको तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर कहा जाए, यानी आप डिनर करने गए तो पहले स्टार्टर के बाद मेन कोर्स में तो जाना पड़ेगा ना। तो स्टार्टर तो कई साल से खिला रहा पीएससी तुमको, अब मेन कोर्स की ओर बढ़ने लगा, तो वहां वैरायटी बहुत ज्यादा है। देखा होगा कि किसी शादी पार्टी में जाओ, हजारों डिशें हो जाएंगी। तो इस तरह से अब प्रश्न को थोड़ा सा जो है वो उलझा कर जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये मैंने इसीलिए जो है वो लगा दिया यहाँ पर। अगले पर आते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट विनियम 1958 के प्रावधानों के तहत निम्न में से किस पद को संविधान के अनुच्छेद 320 क्लॉज 3 AB के प्रयोजनों के पदों से बाहर रखा गया? पहले तो समझ लीजिए, आर्टिकल 320 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो यूपीएससी है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो ये बताए कि कौन सी अपॉइंटमेंट होगी, किसको जो है अगर कहा जाए ट्रांसफर होगा, किसको डिप्यूटेशन पे लाना है, ये बताए। राज्यों के लिए भी यही चीज है, अगर कहा जाए 320 इसी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अब लेकिन हर बात में तो आप यूपीएससी को बीच में नहीं ला सकते। भाई आप सोचो कि हर बात में तो आप यूपीएससी को जो है वो नहीं ला सकते।
कि 320 में लिख दिया कि भाई जो है, तो इतना तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस क्लास में, अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो तो सबको मालूम होगा कि आर्टिकल 320 के अंदर साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके कृत क्या होंगे। ठीक है, तो वहां पर ये लिखा है कि भाई वो क्या क्या काम करेगा, मतलब वो कैसे अपॉइंटमेंट करेगा, मतलब कैसे रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया करेगा, क्या क्या चीजें वो जो है वो करेगा। बट संसद को ये महसूस हो गया है कि हर जगह कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने एक जो है वो बकायदा एक्ट बनाया 1958 में, जो आपको दिख रहा है अंडर जो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉर्म कंसल्टेशन रेगुलेशन एक्ट 1958। एक तो यही आ सकता है कि कब बनाया था कुछ ये एक्ट। इसमें किस किस को, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी आतिथ्य संगठनों के पदों को बिल्कुल बाहर रख सकते, राष्ट्रपति के सचिवालय निजी पदों को बाहर रख सकते, शिक्षा मंत्रालय बाहर रख सकते, उपयुक्त सभी पद बाहर रख सकते। और भी हैं, डीआरडीओ में कोई रिसर्च जो है अगर कहा जाए स्कॉलर का पोस्ट है, कोई साइंटिस्ट का पोस्ट है, आपको जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी से कंसल्ट करो कि हमको किसको कहाँ अपॉइंट करना है। तो इस तरह से हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी कि 320 नंबर का जो आर्टिकल, अगर आप अब उसको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वो आर्टिकल कह रहा है फंक्शन, मतलब उसके अंदर सिंपल सी बात है कि फंक्शन क्या होंगे, यानी कृत्य। उन फंक्शंस में से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको उसके फंक्शन से बाहर रखना जरूरी है, ये फंक्शन है। अब आपको कहाँ लगेगा कि और भी कोई है कैसे, हाँ, इसके लिए आप यूपीएससी का वेबसाइट जो है अगर कहा जाए उसको फॉलो करोगे तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ जो है वो मिल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा अभी, रोकूंगा जब इसके बाद। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त मतलब विनियम 1973 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा सुधार दूं, ये यहाँ तक है ना, ये यहाँ पर कोष्टक यहाँ बंद हो जाए। तो अभी जो एमपीपीएससी की अपॉइंटमेंट होती है, चेयरमैन, मेंबर, फंक्शन, कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, क्या टेन्योर होगी, ये सब जो है अगर कहा जाए आपको यहाँ से मिले। तो जैसे अभी अपन ने इलेक्शन कमीशन का पढ़ा, ऐसे यहां पर है। पहला, कि संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए 25 जनवरी 1973 को ये विनियम बनाएगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये विनियम जो है वो अगर कहा जाए 1 अप्रैल 1972 से प्रवृत्त हुए, ये भी सही है। बहुत कंफ्यूज होते बच्चे, बनाए 25 को, पहले से लागू कर दी, कोई जरूरत नहीं सरकार के ऊपर। रेट्रो एक्ट तो सुने ही होंगे ना, पुरानी तारीख से हम लागू कर सकते हैं। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन राजस्व मंडल के अध्यक्ष के वेतन के समतुल्य होता है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप समझ लीजिए राजस्व मंडल का अध्यक्ष क्या होता है। आप जो सपना देख रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने का, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद कल को आप जब एसडीएम बनेंगे, एडीएम बनेंगे, आईएएस में रिक्रूट होंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चैनल होता है मध्य प्रदेश के अंदर, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ऊपर की जो अथॉरिटी होती है वो होता है रेवेन्यू बोर्ड। यानी एक किसान अपनी जमीन को लेकर सबसे पहले नायब तहसीलदार की कोर्ट में अर्जी लगाता है कि साहब वो फलाना नामांतरण में ये नाम गलत चढ़ा दिया। वो शिकायत करते 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 अपनी कहानी रेवेन्यू बोर्ड तक लेके जा सकता है ना, राजस्व मंडल तक लेके जा सकता सबसे। तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड कभी आप पढ़ेंगे, मतलब अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे सभी लोग, तब आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, तहसीलदार, इन सब की डेफिनेशन आपको मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में मिलेगी, और कहीं इनकी परिभाषा ही नहीं। कभी भी आप देखिएगा कि क्या होगा डिप्टी कलेक्टर क्या होगा, तो उसमें बकायदा रेवेन्यू बोर्ड के बारे में प्रोविजन है कि रेवेन्यू बोर्ड में कौन कौन होगा, क्या मेंबर होंगे, तो उस रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के बराबर जो है उसकी सैलरी होगी, बिल्कुल सही। इन विनियमों के प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त विनियम 1959 निरस्त हो जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि ये विनियम हमने 1956 में नहीं बनाए थे, ये हमने विनियम बनाए थे 1959। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कि यार मध्य प्रदेश, कोई पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कहाँ प्रावधान है, तो आप कहोगे यार कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 में ये प्रोविजन, ठीक है, भाग जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके अंदर नाम ही है उसका सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, उसमें जो है अगर कहा जाए 315 नंबर के आर्टिकल से 323 नंबर तक जो है वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, उसी के तहत हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल सबसे ज्यादा उसमें तो बहुत ना के बराबर चीज है। लोक सेवा आयोग क्या क्या काम करेगा, कैसे करेगा, सेवा शर्त क्या होगी, उसका वेतन कितना होगा, किसके बराबर वेतन मिलेगा, उसको छुट्टी कैसे मिलेंगी, इसके लिए सेवा की शर्त विनियम 1973 जो है वो पास किया गया।
इसको मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो कि ये एक्चुअल क्या कहना चाह रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, ये देख लीजिए जिससे आपको समझ पड़े। पहला तो साफ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त विनियम 1973, है ना, ये कब जारी हुआ है, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ने कब जारी किया था, 25 जनवरी 1973। विनियम कब से जो है वो लागू हो गए हैं, 1 अप्रैल 1972 से, है ना। अब देखिए, जैसे अभी आपको मालूम होगा कि ये प्रश्न आया था एमपीपीएससी में कि आयोग में 5 से अधिक सदस्य होंगे, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। ये सेम पूछा था कि आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 5, उन्हीं में से एक को आप क्या करोगे, ठीक है, एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर दोगे। टोटल यानी अगर कहा जाए 4+1 का एक वो बन गया। दूसरा अगर कहा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अध्यक्ष पद रिक्त होगा, बीमार होगा या कोई स्थिति होगी तो कोई दूसरे सदस्य को आप जो है वो एक्टिंग चेयरमैन का पोस्ट जो है वो दे दोगे। तीसरा यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है ये यहाँ पर कि आप जो उसका जो सैलरी होगा वो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के बराबर हो। ठीक है, यानी इस तरह से अगर आप नीचे जाओगे तो इसमें बकायदा ये लिखा है। जैसे सपोज मान के चलो उसको लग रहा है कि उसको अवकाश चाहिए, कौन तय करेगा उसका अवकाश, राज्यपाल मंजूर करेगा। जैसे अभी आया था सीएजी का अवकाश कौन मंजूर करता है, तो वहां प्रेसिडेंट करता है। तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है ना, सीएजी के जो लिए रूल बनाए उस रूल में लिखा है। तो ऐसे ही इन रूलों को आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो काम चलेगा नहीं कि बिना रूल के जो है वो काम चल जाएगा। तो अभी हमको ये बात समझ पड़ेगी इन रूलों में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या चीज होगी, ठीक है, कैसे जो है वो अगर कहा जाए होगा, जैसे अध्यक्ष के मामले में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या ये पेंशन कैसे मिलेगी, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ। और बाकी स्टाफ के बारे में भी, और बाकी जैसे अगर कहा जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है, सेक्रेटरी। तो सचिव राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बाकी जितने पोस्ट हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सरकार। केवल सेक्रेटरी को राज्यपाल, जैसे देखो सचिव राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब सचिव के नीचे आप नीचे देखो, जैसे उप सचिव जो अगर कहा जाए उप सचिव शासन द्वारा नियुक्त की जाएगी, परीक्षा नियंत्रक शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सहायक सचिव शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी बाकी सब में कोई गवर्नर की कोई रोल नहीं। और बकायदा ये लिखा हुआ है निरसन, यानी इन विनियमों के प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्त विनियम 1959 निरस्त हो जाएगा। यानी हमें ये समझ पड़ गया कि इससे पहले इस तरह का विनियम हमने कब बनाया था, 1959 में बनाया था। तो ये मैंने एक आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अभी, चूंकि हमारे भोपाल में कालियासोत जो है अगर कहा जाए डैम और नदी वाले क्षेत्र के ऊपर एनजीटी का डिसीजन आया, तब ये चर्चा में भी था, इसीलिए मैं आपको बता, लिखा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की धारा 20 के तहत अधिकरण के आदेश, विनिश्चय और अधिनिर्णय, यानी 3 बातों की बात कर रहा है। वो आदेश दे सकता है, विनिश्चय कर सकता है, अधिनिर्णय दे सकता है। कौन से सिद्धांत लागू नहीं, पोषणीय विकास के सिद्धांत बिल्कुल है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को लागू करना पड़ेगा, मतलब आपको वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान तो रखना है, ठीक है, अगर कहा जाए, लेकिन जो है वो अगर कहा जाए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलो आप किसी जगह पर मेट्रो प्रोजेक्ट ला रहे हो, अब आपको दिख रहा है कि वहां 1,000 पेड़ काट रहे हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि यार ये 1,000 पेड़ काट रहे तो 5,000 पेड़ कहीं लगाओ इनसे, क्योंकि भविष्य में नहीं तो कैसे हम इस समस्या का। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप उतना पेट्रोल खर्च करो सब, जिससे कि पेट्रोल कम से कम आप अपने बच्चों के लिए बचा पाओ। ये सरल सी बात है, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हमारे पूर्वज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते थे, सतत विकास के ऊपर, क्योंकि वो जो पेड़ लगाते थे उसमें से कई ऐसे पेड़ होते थे जिनके फल वो नहीं खा पाते थे। कई बार अपने वृद्ध अवस्था में हमारे दादा दादी नाना नानी ने कई ऐसे वृक्ष लगाए होंगे घर में, जिनके फल आज हम और आप खा रहे हैं। ये सतत विकास है, अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अगर कहा जाए नो फॉल्ट प्रिंसिपल, ये इसके अंदर नहीं आता। तीसरा है अगर कहा जाए पूर्व पूर्व सावधानी प्रिंसिपल, भाई पहले घटना घटी तो उसके आधार पर निर्णय। और प्रदूषक का तो आपको मालूम ही है, ये 3 प्रिंसिपल आर्टिकल 20 में है, ये वाला प्रिंसिपल आर्टिकल 20 में। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपन अंदर जाए, जैसे यहां पर इसको समझें। ये 20 नंबर में आपको दिख रहा है कि ये 3 बकायदा प्रिंसिपल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 20 नंबर का सेक्शन जो है वो एनजीटी एक्ट का उसके अंदर। ठीक है, अब अगर अपन यहां जाएं थोड़ा सा नीचे, ये 3 यहां पर ये हिंदी में लिखे हुए हैं, 20। तीसरा जाए कतिपय मामले में अगर कहा जाए, तो इसमें जो है अगर कहा जाए दोष ना होने का सिद्धांत, यहां पर थ्योरी ऑफ नो फॉल्ट, ये जो है अगर कहा जाए 17 में लिखा हुआ। अब ये है क्या, समझो।
यहाँ पर अगर कहा जाए, है ना। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं समझा पाऊंगा, पर थोड़ा सा 2 मिनट में समझाऊंगा। देखो, दो तरह के सिद्धांत लागू होते थे भारत में। एक होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, हिंदी कोई नाम नहीं। एक होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर मान के चलिए किसी ने कोई अपराध किया, मान के चलिए कोई, हमने कोई कारखाना लगाया, ठीक है, जिसमें अगर कहा जाए कोई टॉक्सिक गैस बनती है, यानी कोई विषैली गैस बनती है, हमने प्रिकॉशन रखे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मान के चलिए उसमें कोई रिसाव हो गया और उस रिसाव के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो लोग क्या करेंगे, न्यायालय में जाएंगे। तो न्यायालय में पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होता था कि अगर वो कंपनी प्रूव कर दे कि भाई हमने तो ठीक काम किया था, हमने तो ठीक काम किया था, लेकिन प्रकृति का न्याय था, वहां भूकंप आ गया, और जो है अगर कहा जाए सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, उसके कारण ये घटना घट गई, उसके कारण प्लांट डैमेज हो गया, घटना घट गई। ऐसी ही घटना का सबसे बड़ा इतिहास का भारत का उदाहरण है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो स्टिक लाइबिलिटी के कारण जो यूनियन कार्बाइड है वो बच गई, यानी उसको इतना मुआवजा नहीं देना पड़ा जितने की उम्मीद हम कर रहे थे, कई गुना हम ले सकते थे। तो ये पहले स्टिक लाइबिलिटी था। स्टिक लाइबिलिटी को अभी और तरीके से मैं समझाऊंगा एक लाइन में। दूसरा है स्टिक लाइबिलिटी से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आया, ठीक है, 1986 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, बड़े प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे एमसी मेहता। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ने, न्यायालय ने ये बिल्कुल साफ कर दिया, ठीक है, कि भाई कुछ हो ना हो, अगर ये चीज तुम्हारे कारण हुई तो हम तो तुमको दोषी मानेंगे और तुमको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगी। जैसे आज मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए कोई एक्स प्लांट है और अर्थक्वेक के कारण वो प्लांट का कुछ हिस्सा ढह गया, और उससे अगर कहा जाए कि कोई गैस रिस गई और उससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई सपोज, तो कहेगा साहब भूकंप ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। तो न्यायालय कहेगा कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं, तुमको पहले तय करना था ना कि तुमने जब बनाया था तो वो भूकंप रोधी था कि नहीं था, ये तुमको पहले तय करना था। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। उसमें होता है दोष ना होने का सिद्धांत भी, अब जो है वो अगर कहा जाए लागू कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं है तो भी हम तुमसे जो है वो क्षतिपूर्ति तो लेंगे, कुछ भी हो जाए, तुमने हमको दिख रहा है गलत। इसको ऐसे समझो, एक सिंपल सिंपल सी लॉजिक में, कभी जीवन भर नहीं बोलोगे। आपके घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई, ध्यान सुनना है, एक छत पे पानी की टंकी रखी हुई, आपने उसको ठीक से नहीं रखा, जाली नहीं बनवाई, उसको चारों ओर जो है अगर कहा जाए कि उसको मतलब बाउंड्री बॉल नहीं करी, कुछ नहीं करी, हल्की सी हवाई और वो टंकी नीचे रोड पर गिर गई। नीचे से कोई एक एक्स व्यक्ति बाइक से जा रहा है, वो टंकी बाइक वाले के ऊपर गिरी, जिससे बाइक वाले को सर में गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु सपोज। अब अगर वो पुराना मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होता, तो न्यायालय में उसके परिवार वाले जाते, तो वो जो टंकी वाला है वो बोलता है कि साहब मेरी गलती से तो नहीं गिरी, क्योंकि हवा आई, बहुत तेज आंधी आई, उसने वो टंकी को उड़ाया और उसके कारण वो गिर गई, मैं क्या कर सकता हूँ। न्यायालय कहता है कि हाँ यार ये क्या कर सकता है, थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति से छूट जाता। अब है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब न्यायालय पूछेगा कि तुमने जब टंकी रखी थी तो तुमने उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनाई, उसको लोहे के पिंजरे से जो है वो बंद करके क्यों नहीं रखा, यहाँ पर तुमने जब टंकी बनाई तो ये ध्यान क्यों नहीं रखा कि कल को अगर हवा आंधी चलेगी तो वो उड़ भी सकती है यहाँ पर। ये सब प्रश्न न्यायालय पूछेगा, और हो सकता है कि सजा दे दे, हो सकता है पेनल्टी भी लगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो दोनों यहां पर याद रखना। ये मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि एक्चुअल जो एनजीटी है अब वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे काम करता है, लेकिन अभी एक घटना जो थी उसमें उसने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को भी फॉलो किया। जो आपको अगर याद होगा कि विशाखापट्टनम में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, याद है, तो जब विशाखापट्टनम में गैस ट्रेजेडी हुई तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाई कि भाई तुम्हारी गलती से हुई। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया, और उसके ऊपर जो है वो अगर कहा जाए कि मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कितने लाख रुपए का, वो करोड़ रुपए का उसके ऊपर जो है वो क्षतिपूर्ति देने को उसको कहा था। ये दोनों बातें याद रख आज से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, हिंदी में बोले ये भी याद रखिएगा, बहुत जगह आएगा, पूर्ण दायित्व। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत आज तो हर जगह काम आता है। हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस क्लास में बैठे हर बच्चे को, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब सिंपल सा है कि मैंने अभी क्लास में एक दिन एक स्टूडेंट को बोला था कि तुम्हारे घर में एक कुत्ता बंधा हुआ है और उसकी रस्सी जो है वो अगर कहा जाए तुमने कमजोर बांधी, ऐसी सिंपल सी रस्सी से तुमने अपने घर में डॉग बांध रखा, और वो डॉग ने रस्सी तोड़ी और वो रोड पर जाके किसी व्यक्ति पे झपट गया और वो जो है उसने काट लिया और उस व्यक्ति के घायल होने से उसको कोई क्षति हो गई। पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि न्यायालय में तुम कहते हैं कि साहब वो मेरी गलती नहीं, वो डॉग जो है वो गलती से रस्सी तोड़ के कूद के चला गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब न्यायालय पूछेगा तुमने रस्सी कैसी इस्तेमाल करी,
तुमने जंजीर मजबूत क्यों नहीं बांधी, तुमने अपने गेट की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ाई, ठीक है, ऐसी प्रिकॉशन क्यों यूज नहीं किया कि तुम्हारा जो है वो डॉग बाहर चला जाएगा तो नुकसान हो सकता है, वो सब न्यायालय पूछेगा। ठीक है, मतलब अब तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो आज इसे आप जीवन भर याद रखिएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। एनजीटी के ज्यादातर अगर कहा जाए सिद्धांत, ज्यादातर जो सिद्धांत हैं वो पूर्ण दायित्व के सिद्धांत हैं, जिसमें दोष ना होने का सिद्धांत भी लागू है। मतलब तुम्हारी गलती नहीं है तब भी हम तुमसे पैसा ले लेंगे। तुम कहोगे साहब मेरी तो कोई गलती नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप तो दे दो 5 करोड़, आप तो दे दो, हम तो मान रहे हैं आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि आपकी गलती, ठीक है, आप इसको सुधार सकते थे, आप चाहते थे। तो बस ये एक बेसिक सी बात है, ये बहुत ही यूनिक सा आर्टिकल है, मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, है ना। और इसका कभी ज्यादा पढ़ना हो तो इसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986 पढ़िएगा, ओलियम गैस का केस है। काश के ये केस 1982 1983 में इस देश को मिल जाता, ठीक है, काश के 1982-83 में सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डिसीजन दे देता, तो काश आज भोपाल ट्रेजेडी के वो जो जो मतलब अगर कहा जाए परिवार हैं, जो मतलब आज भी मतलब अपने मुआवजे के लिए आदमी को यार सोचो मतलब गिड़गड़ाना पड़ा, इससे ज्यादा तो बदकिस्मती कुछ नहीं होगी, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित, कई माँ महिलाएं ऐसी हैं जो जिनको जो है वो मिसकैरेज हो जाते थे उसके बाद। काश कि अगर ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होता तो हम उस कंपनी को कटघरे में लाके इतना मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक मिसाल पेश कर देते दुनिया के सामने, बट नहीं कर पाए उस समय। ठीक है, अब धीरे धीरे होता है दुनिया में सब कुछ, है ना। ओवरऑल अगला है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हमने उसको अभी अमेंड किया। पहला, आयोग के गठन में 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो, बिल्कुल सही। आयोग में एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में और एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में, ये भी सही है। ये पहला आयोग है मध्य प्रदेश का जिसमें उपाध्यक्ष की पोस्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चाहे महिला आयोग ले लो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग ले लो, जनजाति आयोग ले लो, अन्य जो है वो अल्पसंख्यक आयोग ले लो, किसी में उपाध्यक्ष का पद नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आयोग में अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग के होंगे, ये भी बिल्कुल सही। आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम एक महिला सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, ये सही है, सॉरी ये सही है लेकिन आधा। आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त नहीं, ये शब्द नहीं है, कम से कम एक महिला सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, इसलिए गलत हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3, ठीक है। अब क्यों है, तो मैंने ये इसकी ओरिजिनल स्क्रीनशॉट लगाई नीचे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो। 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग संबंधी मामलों का ज्ञान रखते हो, उनके कार्यों के जानकार हो, ठीक है, ये याद रखो। इनमें से एक सदस्य यानी 5 में से ही एक सदस्य होगा, जैसे एमपीपीएससी का है ना, सेम कंसेप्ट है, एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में और एक अन्य उपाध्यक्ष के रूप में। ये मैं पिछली बार भी यूनिट 10 पढ़ाते समय दिखा चुका हूँ, और ये सेम क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में। आप मेरा पिछला वाला जो है वो 10 जो है वो यूनिट 10 का वीडियो देख लेना, सेम प्रश्न मैंने पिछली बार भी, बस ये है कि उस समय मैंने ये बताया था कि भाई ये जो अगर कहा जाए प्रोविजन को दूसरे तरीके से पढ़ा था, क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा बदल दिया, बट ये मैंने पिछली जो एमपीपीएससी के पहले जो यूनिट 10 का यूट्यूब के लिए बनाया था उसमें भी था। और यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए कि जो आखिरी है उसमें यहाँ, तो मतलब एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हो गया, और अध्यक्ष और कम से कम 2 जो है वो अगर का अन्य सदस्य जो होंगे का व्यक्ति होंगे, और कम से कम एक सदस्य महिला। देखो पहले भी आयोग में एक महिला सदस्य होती थी पर कोई प्रोविजन नहीं था, हम अपॉइंट कर रहे थे, अब हमने प्रोविजन से अपॉइंट किया, यानी आप कंपल्सन कर दिया कि भैया आपको एक महिला को जो है वो इसके अंदर जो है वो सदस्य रखना पड़ेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। अगला, नीति आयोग। अब हमने नीति आयोग वाले में क्वेश्चन को घुमाया आपके लिए कि नीति आयोग आप पढ़ के चले जाओगे, आप क्या पढ़ोगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का सीईओ भी कौन है, कि वीवीआर जो है सुब्रमण्यम को सीईओ बना दिया। करंट के क्वेश्चन भी तो पूछेगा, कहाँ पूछेगा, तो वो इसी यूनिट को करंट से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो 17 जुलाई 2023 को, एक तो ये डेट ही याद रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
इंडेक्स के 4 स्तंभ हैं जिन्हें उप स्तंभों में विभाजित किया गया, यानी ये 11 इसके सब पिलर्स है, ये बिल्कुल सही है। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो कोस्टल स्टेट है और ओवरऑल स्टेट है उसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, ये भी सही है। मध्य प्रदेश 55.6 स्कोर के साथ भूमिगत राज्यों में तीसरे स्थान पर, गलत है, 5वें स्थान पर। ये स्कोर सही है लेकिन हमारी पोजीशन 5th है। निर्यात तैयारी इंडेक्स नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, ये बिल्कुल सही है। अब इसको पहले तो अपन थोड़ा सा क्लियर करा देते हैं। आपको क्लियर कराने के लिए हम ये नीचे चलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि 17 जुलाई 2023 का पीआईबी का पोस्ट है, लिखा हुआ है नीति आयोग रिलीज द 3rd एडिशन ऑफ द रिपोर्ट टाइटल एक्सपोर्ट जो है वो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, ये पहला हो गया। नीचे लिखा हुआ कि द ओवरऑल, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंडेक्स, ये 4 पिलर्स हैं। नीचे लिखा हुआ दिस पिलर आर फ्यूचर बेस्ड ऑन 10 सब पिलर्स, यानी इनको 10 उप पिलरों में विभाजित जो है वो किया गया है। ये भी अपने को एक इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो है अगर कहा जाए, फिर उसके बाद जो है अगर कहा जाए कि इसके अंदर स्टेट का लिस्ट है, तो स्टेट को उन्होंने क्या करा, कई हिस्सों में क्लासिफाई करा, जैसे हिमालयन स्टेट, लैंड लॉक स्टेट, कोस्टल स्टेट। ओवरऑल कैटेगरी में ध्यान से देखो तो तमिलनाडु नंबर 1 है। ओवरऑल कैटेगरी में मध्य प्रदेश आपको कहां दिख रहा है, 12वें नंबर पर दिख रहा है, ये 12th पोजीशन के ऊपर, ये आएगा ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉक स्टेट में 12वें नंबर पर, मतलब ओवरऑल में। और लैंडलॉक में अगर कहने तो देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। एक काम करता हूं मैं, इसकी ओरिजिनल जो रिपोर्ट है ना उसका एक अंश आपको दिखाता हूं, जिससे आपको क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए, ये ओरिजिनल रिपोर्ट मैंने आपके सामने पहले तो ले ली है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 है यहाँ पर। ये पूरा नहीं पढ़ना है कि 302 पेज की, लेकिन अगर आप पीएससी मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा एक आर्टिकल है कि भाई किन स्थितियों में हमारा आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश को देख सकते हो, किन उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा हैं यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है सुमन के बेरी, उपाध्यक्ष, ठीक है, वाइस चेयरमैन है, इनका मैसेज है इसके अंदर बकायदा। और नीचे और भी आपको जो है अगर कहा जाए मिल गए, ये जो है वो अरविंद बिरवानी मेंबर यहाँ पर। इससे कम से कम इस तरह से आप आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को भी देख सकते हो। अभी नए सीईओ अपॉइंट हुए वीवीआर सुब्रमण्यम, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि एक्चुअल ये एमपी कैडर के ही आईएएस ऑफिसर। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इनका कैडर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ चले गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे एमपी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये एक बकायदा जो है वो अगर कहा जाए आपको दिख रहा है कि ये इंडेक्स जो है वो आपको दिख रहा है जारी किया गया। अब ये इंडेक्स को अभी और भी आप खुद भी देख सकते हो इसमें कि कौन कौन जो है वो अगर कहा जाए कि इसमें लोग हैं क्या है। अब इसमें हम देखें तो इसमें क्या करा उन्होंने, बकायदा इस चीज को समझाने की कोशिश करी कि भाई आपकी निर्यात संबंधी जो बातें हैं, मतलब क्या आपके राज्य की स्थिति है कि कैसे जो है वो आपका राज्य बेहतर प्रयास कर रहा है। वहां पर अगर कहा जाए कि आपने निर्यात के लिए, या जो है वो निर्यात कब होगा, जब आप अपने राज्य में निवेश को बढ़ाओगे। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगी, तो दुनिया भर में आपके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी ना। तो इसमें जो है अगर कहा जाए इस चीज को बहुत सारी जगह समझाया गया है ना। तो जब भी आप नीचे जाओगे तो इसमें पूरा मत करिएगा, इसमें एक एक स्टेट की भी लिस्ट है नीचे। आप मध्य प्रदेश वाला, अब मुझे एग्जैक्ट तो पेज याद नहीं कि मध्य प्रदेश में कौन सा कहाँ है, लेकिन आप खुद भी इसको नीति आयोग की वेबसाइट से जाके, अगर जो मेंस वगैरह की तैयारी कर रहा हो, है ना, प्री वाले बच्चों के लिए तो जो है अभी कोई काम का नहीं, क्योंकि प्री में तो केवल ये 1 लाइन फैक्ट ही जो है वो आएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें आपको ये पता भी चलेगा कि भाई इससे कि हम इंडियन इकोनॉमी में कौन से देशों के साथ एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, किस तरह की चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि भाई शेयर ऑफ टॉप डेस्टिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग गुड, तो हमें दिख रहा है कि यार इंजीनियरिंग गुड हम सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि किसके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, मतलब चाइना के साथ, ये 48%। तो ऐसे आंकड़े आपको इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें जब आप, अभी जो हमारा उद्देश्य अपन उसके ऊपर जाए, हम चलेगा ये सीधे कैटेगरी वाइज रैंकिंग। तो कोस्टल स्टेट में 8 स्टेट हैं जिनके ऊपर ये रैंकिंग दी गई है। ओवरऑल में तमिलनाडु नंबर 1 है। फिर हिमालयन स्टेट की लिस्ट है, ओवरऑल में जो है वो उत्तराखंड नंबर 1 है। लैंड लॉक स्टेट उसने बताया कि साहब ये 10 है, ठीक है, यहाँ पर। और इन जो है अगर कहा जाए कि जो ये जो स्टेट्स हैं, इनमें जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश 55.68 के साथ ओवरऑल 5th नंबर पर। ओवरऑल मतलब इस लैंड लॉक स्थिति में, वहां ऊपर से मैं ओवरऑल गलत बोल गया, ओवरऑल तो 12 ही देखा ना अभी अपन ने। ऐसे फिर यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे अगर कहा जाए कि उसने जो है वो बताया, फिर पिलर्स बताए, जो मैंने बताया कि उसके अंदर टोटल पिलर कितने हैं, 4 है। तो 4 पिलर में अगर कहा जाए कि पिलर जो 1 है
जो पॉलिसी मतलब आप जो है वो निवेश को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसमें हमको एक थोड़ा सा कहना पड़ेगा, हम अच्छी स्थिति पे नहीं है। मध्य प्रदेश पॉलिसी वाइज जो है वो 11वें नंबर पे ओवरऑल, आप सोचिए, ठीक है, पॉलिसी बनाने में, है ना। ये पिलर 1 में हम 11 नंबर पे आ गए। फिर हम अगर कहा जाए पिलर 2 में जाएंगे, भाई बिजनेस इकोसिस्टम, आदमी आएगा तो काम करने के लिए जो है वो अगर कहा जाए अधिकारी तंत्र कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, उस इकोसिस्टम में हम कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, अच्छी स्थिति पर है या नहीं है, उसमें भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 18वें नंबर पे तो जो हम कह रहे हैं ना कि हम देखो, हम मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार तो सृजित कर सकते हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के, लेकिन वो तभी होगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां या इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। तो मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट में अगर कहा जाए पिलर नंबर 2 में 18वें नंबर पे, यहाँ भी हमारी स्थिति ठीक नहीं। पिलर जो है अगर कहा जाए 2 से 3 पर जाए, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, यहाँ से जब निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, उसमें हम जो है वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें हम 8वें नंबर पे सर्वाइव कर रहे हैं, 3rd नंबर के पिलर में। पिलर जो है अगर कहा जाए 4 में चले जाए, 4 पिलर है, मैं 4 याद रखें। एक्सपोर्ट जो है वो परफॉर्मेंस, उस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में भी जो है अगर कहा जाए हम 16वें नंबर पे, मतलब अच्छी बात नहीं है ये, आर्थिक रूप से देखा जाए कि ये हवा भरने जैसी स्थिति है कुछ यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कि हम ये तो कह सकते हैं कि बढ़िया, बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर अभी हम जो है वो नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला मतलब ये अब आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, मतलब पढ़ाई ऐसी करना पड़ेगी आपको। अब गए जमाने के आप जो है वो एक लाइन याद करो और एग्जाम वाला आपसे वही के वही पूछ ले, तो एग्जाम वाला आपको जो है बाल की खाल निकालने के ऊपर तुला हुआ है। सूचना का अधिकार, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है, ये नियम बनाया गया है, इस नियम का मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, ये नियम 2019 के कथनों पर विचार कर रहे हैं। पहला है कि जैसे मैंने कहा वहां पर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी, बिल्कुल सही। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, बिल्कुल सही। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की छुट्टी की मंजूरी का सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे, गलत है, क्योंकि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की छुट्टी का अधिकारी राष्ट्रपति होंगे, अन्य का जो है अगर कहा जाए मुख्य सूचना आयुक्त, ये याद रखिएगा। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की छुट्टी के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होगा, ये सही। इस प्रकार पहला, दूसरा, चौथा यानी 1 to 4 इसमें सही है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि सही मतलब कहना क्या चाह रहा है ना। तो इसको समझने के लिए अगर हम इसी की एक फाइल जो है वो अभी आपको दिखा देंगे। ये मतलब 2019 में ये रूल बनाए गए, तो इसमें ये कहा गया है कि भाई जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जब उसको छुट्टी चाहिए होगी तो प्रेसिडेंट उसको छुट्टी दे देगा। अदर जो भी होंगे उनको छुट्टी चाहिए होगी तो वो जो है वो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से जो है वो छुट्टी ले ले। 2.5 लाख उसको सैलरी मिलेगी, अदर्स को 2.25 लाख मिलेगी। मध्य प्रदेश वाले को जो है वो 2.25 लाख ही मिलेगी सबको, यानी मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त सभी को 2.25 लाख की सैलरी मिलेगी। 3 साल का कार्यकाल केंद्रीय का भी होगा, 3 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश वाले का भी होगा, है ना। ये आपको याद रखना है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम निम्न में से क्या है। अभी होने वाला है, प्रपोज्ड है, बट क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम के 1 आध महीने पेपर पहले सेट कर, तो उस समय अगर कोई चीज चल रही होती तो वो उसको जो है वो जरूर जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर जो है वो जगह दे देता है। तो यहाँ पर है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ये 4 है। आंसर ए ही है, ठीक है, आंसर ए ही है। अब पहले तो मैं बता दूं ए ही है का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने ये ओरिजिनल ये लगा दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। इसमें बकायदा ये सर्कुलर जारी किया उसने, इसमें लिखा है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ठीक है, वुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम 13 अक्टूबर टू 5 नवंबर 2023, यानी जो है अगर कहा जाए सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाएंगे। पूरे देश में अवेयरनेस चलाती है इस समय, पोस्टर, बैनर, स्टिकर, ये सब जो है वो सतर्कता आयुक्त करता है। और इस बार का थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यहाँ का जो है वो अगर कहा जाए, इसमें आपको अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। आप जब तक अगर कहा जाए करप्शन को, से नो टू करप्शन, आप खुद ही करप्ट हो ना। आप मतलब आपका मतलब है मैं और आप दोनों, हम यार जब हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते ना, तो 100 का नोट पहले ही दिमाग में रख के चलता है आदमी। जिसके पास नहीं रहता ना, वो हेलमेट लगाता है बेचारा, ठीक है, ये समझिएगा, सच्चाई की बात है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जिसके पास जो है अगर कहा जाए जो लगाता उसी को ज्यादा पकड़ते हैं लोग। तो आपने पहले ही तय कर लिया कि अगर कोई मुझे रोकेगा तो मुझे कैसे उसको टैकल करना है।
अगर ट्रेन में मेरे पास सीट नहीं तो मुझे कैसे टैकल करना है, कोई चीज नहीं मिल रही तो मुझे, मतलब भ्रष्टाचार को मिटिगेट किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कौन करेगा? आप सोचो, सरकार करेगी। सरकार कैसे करेगी? आपको करना है, आपको करना। अभी मैं एक केस पढ़ रहा था आयुष्मान भारत योजना का, कि लोगों ने जो है, अगर कहा जाए कि उसमें फेक जो है वो लिए, लोगों ने कैसे लिए यार, मतलब अगर कहा जाए सरकार को आप कैटेगरी में खड़ा कर देते। आप सोचो कि वो बिल लगाने वाला, वो हॉस्पिटल में आपको गलत तरीके से अगर कहा जाए ट्रीट करने वाला, ठीक है, और वो पैसा गलत तरीके से लेने वाला, तीनों जनता है। वो जो डॉक्टर है वो भी जनता की परिभाषा में, जो आदमी उस पर गलत तरीके से बिल ले रहा है वो भी जनता ही। तो हम और आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते ना, इसीलिए तो भ्रष्टाचार पनप रहा है, और कुछ नहीं। ओवरऑल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले ऑडिट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी के बारे में प्रोविजन है, ये मालूम ही होगा आपको। ऑडिट के उद्देश्य के आधार पर निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत नहीं किए गए? कंप्लाइंस ऑडिट बिल्कुल होता है, कंप्लाइंस ऑडिट करता है। फाइनेंशियल ऑडिट, जितना भी सरकार के पास जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस मतलब कि सपोज मान के चलो वंदे भारत योजना, जो है वो जो वंदे भारत ट्रेन चलाई हमने। अब वंदे भारत ट्रेन को देखना तो पड़ेगा, आप इतनी महंगी ट्रेन चला रहे हो, उसका परफॉर्मेंस है कि नहीं, पता चले 100 रुपए लागत आ रही है और कमाई उससे 60 रुपए हो रही है, तो निका यार इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, इसको बंद कर दो। इसके ऊपर भी वो जो है वो देखता है। बजट ऑडिट जो है वो नाम का कोई ऑडिट अलग से नहीं होता, ये एग्जैक्टली फाइनेंशियल एसेट ऑडिट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये तीन तरह के वो ऑडिट करता है। अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड देखा जाए, ऑब्जेक्ट बेस्ड है ना, मैंने तीनों को लगा दिया। कंप्लाइंस ऑडिट के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर के जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्ट रूल आदि के तहत प्रक्रिया ठीक चल रही कि नहीं चल रही देखेगा। फाइनेंशियल तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जितने भी अगर कहा जाए गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम का परफॉर्मेंस, ठीक है, उनमें मितव्ययता कितनी अपनाई गई है, उनमें इकोनॉमी मतलब मितव्ययता भी होता है, कम से कम खर्च करने के लिए भी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उनमें एफिशिएंसी, दक्षता कितनी अपनाई गई, इफेक्टिवनेस कितनी है, मतलब उनका रिजल्ट कितना आ रहा है, इन सब को भी वो एग्जामिन करता है। ये भी आप याद रखिएगा, एमपीपीएससी मेंस के लिए भी याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए भी याद रखिएगा। ये ऑडिट के प्रकार हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, बाय ऑब्जेक्ट, ये मतलब कोई पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए ना। ये भी हमने लिया थोड़ा सा उलझाने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति 30 अगस्त 1990 को प्राप्त हुई, ठीक है, ये बिल्कुल सही है पहला, कि 30 अगस्त 1990 को ही प्राप्त हुई। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती जयंती थोड़ा सुधार ली गया, जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। 27 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन की शुभारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग का दूसरा कार्यकाल के लिए नियुक्त होने वाली पहली अध्यक्ष है, ये गलत है। अब पहले तो ये तीन सही है, तो इसको देखें और गलत वाले को समझें कि रेखा शर्मा से पहले भी क्या कोई 2 कार्यकाल कर चुका है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने पहले तो यहाँ पर, यहाँ जाए, एक सेकेंड, इसमें नीचे आपको एक मिनट रुकिए, मैं एक फोटो दिखाता हूँ। ये दोनों मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको दिख रहा होगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन की शुभारंभ की, ये एक तो हो गया, है ना। 78 27 170 170, है ना, 170 170, ऐसे भी याद रखना, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, यहाँ पर आपको चेयरमैन की लिस्ट दिख रही है, तो अगर आप इस चेयरमैन की लिस्ट को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि रेखा शर्मा जो 3 साल के लिए कार्यकाल होता है, उनका 7 अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक, यानी 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, ये 3 साल का उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ। ये पहला। दूसरा कार्यकाल अभी उनका 21 से हो गया, यानी अभी वो दूसरे कार्यकाल पे 3 साल रहेंगी, तो 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, यानी लगभग 6 अगस्त 2024 तक, जब तक आपके दोनों, ये वाला पीएससी भी हो जाएगा, इसके बाद वाला पीएससी भी हो जाएगा यहाँ पर। इसके पहले अगर आप ध्यान से देखो, जैसे शुरू में देखें तो जयंती पटनायक आपको एक ही टेन्योर दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर मोहिनी गिरी जो है वो अगर कहा जाए एक ही टेन्योर दिख रहा, 95 से 98, ठीक है। यहाँ पर विभा जो है वो अगर कहा जाए, इनका भी एक ही टेन्योर दिख रहा। यहाँ पर पूर्णिमा अडवाणी, इनका भी एक ही टेन्योर दिख रहा, लेकिन गिरिजा व्यास के आप 2 कार्यकाल दिख रहे। पहला कार्यकाल है इनका 2005 से 2008, दूसरा कार्यकाल है 2008 से 2011। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होती है, रीअपॉइंट होने का पात्र है। यानी इससे आप ना पढ़ो तो भी हम एक लॉजिक से आंसर तक जा सकते हैं कि यार उसको क्या रीअपॉइंट किया जा सकता है,
इन्हें अब याद नहीं आ रहा, करा जा सकता है। लगा कि हाँ यार गिरिजावास तो 2 उसके लिए रही, या रेखा शर्मा 2 टेन्योर के रही, तो हाँ हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो गिरिजा व्यास को हमने जो है वो अगर कहा जाए ये दूसरा कार्यकाल, इसीलिए वो डी वाला जो है वो हमारा जो है वो आंसर गलत है। इस प्रकार, एक सेकंड मैं इसको वापस चले जाऊं। इस प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए। उद्देश्य मेरा ये था कि आप समझें, ठीक है सभी, कि यार अब वो वन लाइन नहीं है कि 243 के याद करके चले गए, 243 जेड ए याद करके चले गए और जो है वो क्वेश्चन आ गया। नहीं, वो अब अंदर जाने की बात करेगा, है ना। तो 243 के 2, या अगर कहा जाए कि भाई किस दिन नियम बने, तो 24 जनवरी को बने। 1 फरवरी को हमने जो है नोटिफिकेशन जारी किया, 15 फरवरी को स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करने लगा, 15 फरवरी को एनबी लोहानी की अपॉइंटमेंट करी, नवंबर में हमने पहले पंचायत के इलेक्शन कराए 94 में, उसके बाद हर 5 साल में इलेक्शन कराए। अब तक 2023 की स्थिति में 6 पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं, 6 म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो चुके हैं। ये चीजें अब आपको तैयार करने की आदत डालना पड़ेगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे थोड़ा सा अंदर वाला, जैसे अभी आप देखो ना 329 आपने याद कर रखा होगा, परिसीमन वाला। अभी तो चर्चा में भी है, महिला आरक्षण बिल के बाद कहा कि भाई परिसीमन के बाद ही तय करेंगे कि 33% कैसे देंगे। तो ये अगर परिसीमन होगा तो उस पर कोई क्वेश्चन करेगा नहीं साहब ये चीज यहां से मत करो, नहीं कर सकते ना क्वेश्चन। तो 329 बी में नहीं है ना, 329 ए में है यहाँ पर अगर कहा जाए, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जितने भी दिए गए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आज आपको पता चला कि यार संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट, अभी क्या मालूम था कि यार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेते हैं, वो ये सब काम करती 320 आर्टिकल के तहत, लेकिन अभी आपको पता चला कि यार उसके बाहर भी रखा गया है बहुत सारी चीजों। ऐसे प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में जो है वो आना शुरू हो गए। जैसे अब ये रूल हमने पढ़ लिया तो हमें समझ पड़ा कि सचिव गवर्नर अपॉइंट करेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, वो सरकार अपॉइंट करेगी। ऐसे अपने को याद, बिना त्रुटि का नो फॉल्ट प्रिंसिपल। आज आपको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बहुत अच्छे से समझ पड़ गई कि अगर केरा खाकर तुम सिल्का फेंक रहे हो, उस पर स्लिप होने से अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वो भी तुम्हें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के तहत धगा सकता है। ध्यान रखना, वो कहेगा कि भाई तुमको ये चीज का ध्यान रखना था फेंकने से पहले, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अब अच्छी हैं जो एक सिस्टमेटिक है। तो ऐसे अब आपको हम एक मतलब हमें लगा कि अब आपको थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए, तो हम इसको आपको देंगे बकायदा। हर यूनिट का एक अच्छा हेल्दी कंटेंट आपको जो है वो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने खुद का वैल्यूएशन जरूर करिए, ये मत सोचिए कि जो है वो इसको 200 लोगों ने देखा या 300 लोगों ने देखा, इससे मायने नहीं रखता। प्रश्न के नेचर को समझिए, है ना। वो गए जमाने के आपको एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे एग्जाम निकल जाएगा, उनसे आप वहां खड़े हो जाओगे जहां सब खड़े हो जाते हैं। 2 लाख एग्जाम दे रहे हैं तो 2 लाख में आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे कि यार मेरे 5 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। रह गया मतलब रह गया, ठीक है। अगर कहा जाए रह गया की कोई परिभाषा नहीं होती, आप उसको अदरवाइज मत लेना, रह गया की कोई परिभाषा नहीं है, सफलता की ही परिभाषा होती है ना। तो ये जो है वो अगर कहा जाए आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा आप जीवन में कर सकते हैं। और बाकी आप कमेंट करिए, बताइए कि कैसे क्वेश्चंस लगे। इसी तरह अब एक दिन छोड़कर हम होगा तो अभी यूनिट 9 का लेकर आएंगे, फिर यूनिट 8 का लेकर आएंगे। ऐसे टेस्ट सीरीज अगर आपको लग रहा है कि ऐसी हेल्दी टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर आपको ऐसी ही बिल्कुल इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज है। अभी हमने प्रिंसिपल ग्रेड की टेस्ट सीरीज निकाली थी, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की निकाली थी। आप कोई बच्चे ने ली हो तो वो खुद ही कमेंट करके बता सकता है कि उसको कितनी हेल्प हुई, है ना। तो बस यही है। बाकी ईश्वर करे कि आपको अच्छी सफलता मिले, लेकिन कब मिलेगी, जब आप अच्छी खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ठीक है। डेडिकेट होकर मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। चलिए, बहुत धन्यवाद।